गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास का 5वां चैप्टर वंशानुगति और विविधता का सिद्धांत देख रहे हैं। ठीक है, इस 12th के चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आप शांति और धैर्य के साथ रोज़ वीडियो देखिए। कम से कम 10-12 वीडियो आएंगी इस चैप्टर की। ध्यान से समझिए, धीरे धीरे कोशिश करूँगा सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, वंशागति और विविधता का सिद्धांत। वंशागति को आप अनुवांशिकी भी कह सकते हैं, जेनेटिक्स। ठीक है, अनुवांशिकी। अब इसको समझने के पहले कुछ 2-3 शब्दों को आप याद रख लो। एक तो अनुवांशिक लक्षण और एक है अनुवांशिकता। इन 3 शब्दों को याद रखना है। इन 3 शब्दों को याद रखने के पहले आपको याद रखना है कि जो इंसानों के अंदर या किसी भी जीव के अंदर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो लक्षण उनके स्वयं के नहीं हैं। उनके लक्षण हमेशा कहाँ से आते हैं? अपने माता पिता से। माता पिता के लक्षण ही संतानों में जाते हैं। आधे लक्षण माता के और आधे लक्षण पिता के आ जाते हैं, तब जाकर के नई संतान के अंदर दोनों के लक्षण मिश्रित उत्पन्न होते हैं। आपने प्रजनन पढ़ा है, तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है? 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 गुणसूत्र माता की कोशिका के और 23 गुणसूत्र पिता की कोशिका से आकर के संतान के अंदर टोटल वापस से 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। और उन गुणसूत्रों के कारण ही अनुवांशिक लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उसी के कारण जो है संतान किसके समान दिखाई देती है? अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी से मिलती जुलती संरचना दिखाई देती है। अब धरती पर इतने सारे जीव हैं और इतने सारे जीवों में कुछ ना कुछ क्या है? अंतर भी है। उस अंतर को ही क्या कह रहे हैं? विविधता। अभी हम दोनों चीज़ें एक एक करके क्लियर करेंगे कि वंशागति या अनुवांशिकी क्या है और विभिन्नता क्या है। तो पहले देखते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी को देखने के पहले 3 शब्द याद रखना है: अनुवांशिकी, अनुवांशिक लक्षण और अनुवांशिकता। तो पहले देखते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होते हैं, उन लक्षणों को क्या कहा जाएगा? अनुवांशिक लक्षण। मतलब वे लक्षण जो एक पीढ़ी से या माता पिता से संतानों में जाते हैं, उन लक्षणों को क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। और इन अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही अनुवांशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। इन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहला रहा है? अनुवांशिकता। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अनुवांशिकता के साथ साथ किसका? विविधता, दोनों का अध्ययन करें, उसे क्या कहा जाएगा? अनुवांशिकी कहा जाएगा। अब अनुवांशिकी के संबंध में जो अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एक सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था जनन रुधिर सिद्धांत। अभी मैं सारे सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। मतलब अनुवांशिकी के बारे में कई लोग मानते हैं कि मेंडल जनक है, बात सही है, पर मेंडल के पहले भी अनेक वैज्ञानिकों ने अनुवांशिकता के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी बातें बताई हैं, जिनमें सबसे प्रमुख जो है अरस्तु और हिप्पोक्रेट्स है। इन्होंने बताया कि जीवों के अंदर अनुवांशिक लक्षण जनन रुधिर, मतलब जनन कोशिकाओं में पाए जाने वाले ब्लड, रक्त, खून के द्वारा ही निर्धारित होता है लक्षणों का। ठीक है, पर ये इन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरह से विस्तृत रूप से नहीं बता पाए थे। बाद में जो मेंडल साहब आए थे, मेंडल साहब ने अनुवांशिकी के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत दिए और सिद्धांत के आधार पर वो मेंडल को ही अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। याद रखेंगे आप। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, क्या? अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता के साथ अब देखना हमको विविधता, वेरिएशन। विविधता या विभिन्नता या वेरिएशन। अब विविधता या विभिन्नता क्या है? समानताओं के बावजूद जो जीवों में भिन्नता पाई जाती है, उस विविधता या भिन्नता को ही क्या कहते हैं? वेरिएशन या विभिन्नता कहा जाता है। समानताओं के बावजूद, जैसे मैं हूँ, मेरी बहनें और मेरे भाई हैं, ये सब क्या हैं? समानता क्या है कि तीनों, चारों, पांचों जितने भी भाई बहन हैं, उन सब में समानता ये है कि वो एक ही माता पिता की संतान है। पर एक ही माता पिता की संतान होने के बावजूद उनमें कुछ ना कुछ अंतर है। किसी की आंख छोटी, किसी की बड़ी, किसी के नाक छोटी, किसी की बड़ी, सब में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई देता है। उस अंतर को ही क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। और विविधता या विभिन्नता या वेरिएशन। और अगर ये विविधता, विभिन्नता या वेरिएशन नहीं होता तो सारे जीव एक जैसे दिखाई देते, तुम सारे जैन सर जैसे दिखाई देते। ठीक है, या जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और विभिन्नता के कारण और अनुवांशिकी के कारण ही इंसान के अंदर इंसानी गुण, बंदर के कारण बंदर के अंदर बंदर वाले गुण और आम के पेड़ में आम के पेड़ वाले गुण। ऐसा नहीं कि अपन आम का पेड़ बोएंगे और उसमें से जो है गुलाब का फूल निकलने लग जाएगा। तो वो गुण किसके? आम के पेड़ के जो अनुवांशिक गुण है, उसी के कारण अगली पीढ़ी जो आ रही है उसके अंदर आम वाले गुण दिखाई देते हैं।
मतलब हम एक जैसे माता पिता जैसे किस कारण दिखाई देते हैं, आनुवंशिकता के कारण ही दिखाई देते हैं। पर हम एक दूसरे से भिन्न किसके कारण दिखाई देते हैं, विविधता के कारण ही दिखाई देते हैं। अब विभिन्नता शारीरिक की संरचना में हो सकती है, शारीरिक में हो सकती है, संरचना में हो सकती है, व्यवहार में हो सकती है, या कोशिका में हो सकती है। जीवों की शारीरिकी, आकारिकी, व्यवहारिकी और कोशिकी दशा में पाए जाने वाले अंतर को ही विविधता कहा जाता है। और विविधता के कारण ही नए लक्षणों का विकास होता है। किसका, नए लक्षण। और जब तक नए लक्षण नहीं आएंगे विकास की संभावना नहीं होगी। अगर हम आज से 5,000-6,000 साल पहले के मनुष्य देखें और आज के मनुष्य देखें तो उसमें बहुत अधिक क्या है, अंतर है। अंतर मतलब विविधता है। और विविधता किसके कारण आई है, नए नए लक्षणों के विकास के कारण हुआ है सब। ठीक है। अब विविधता या विभिन्नता आपको समझ में आ गई परिभाषा। समानताओं के बावजूद जीवों में पाए जाने वाले अंतर को विभिन्नता कहते हैं, या यूं कहते हैं जीवों की शारीरिकी, आकारिकी, व्यवहारिकी और कोशिकी दशाओं में जो अंतर होता है उस अंतर को ही विविधता कहते हैं। और विविधता के कारण नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। अब विविधता किस कारण से आती है, कितने प्रकार की होती है, ये देखते हैं। विविधता के क्या प्रकार। सबसे पहली विविधता है आनुवांशिक या वंशानुगत या आनुवांशिक विविधता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, वो विविधता या वह विविधता जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होती है उसे आनुवांशिक या वंशानुगत विविधता कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। दूसरी आती है वातावरणीय विविधता। वातावरणीय विविधता वह विविधता जो जीवों में वातावरणीय कारक, वातावरणीय कारक कौन हो सकता है, ताप, दाब, आर्द्रता, नमी, ठीक है, वर्षा, इन सब के कारण, वातावरणीय कारकों के कारण जीवों में अगर विविधता उत्पन्न हो रही है तो उसको वातावरणीय विविधता कहा जाता है और ये वंशानुगत नहीं होती है। ठीक है। तीसरी आती है दैहिक विविधता। जीवों की दैहिक कोशिकाओं में, आप सब जानते हैं हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिका होती हैं, दैहिक कोशिका और जनन कोशिका। दैहिक कोशिकाओं में अंतर के कारण जो विविधता उत्पन्न होती है उसे दैहिक विविधता या कायिक विविधता कहा जाता है। दैहिक या कायिक। चौथी और आखिरी विविधता है जनन विविधता। जनन कोशिकाओं में विविधता के कारण, अंतर के कारण जो नया गुण उत्पन्न होता है उस विविधता को जनन विविधता कहते हैं। और ये दैहिक विविधता जीवों के जीवन काल में कभी भी विकसित हो सकती है, पर जीवित जनन विविधता जनन कोशिकाओं के कारण आती है, इसलिए ये परमानेंट स्थिर होती है जीवों के अंदर। 4 प्रकार की विविधता हो गई। आनुवांशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है, वातावरणीय जो वातावरण के प्रभाव के कारण एक ही पीढ़ी में रहती है, दैहिक कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण आती है, जनन कोशिकाओं में परिवर्तन के कारण जनन विविधता उत्पन्न होती है। अब विविधता के महत्व, विविधता क्यों जरूरी है, इसके क्या महत्व है। सबसे पहला महत्व है पहचान। विविधता के कारण ही जीवों की क्या होती है, पहचान होती है। एक दूसरे से हम जो अलग हैं तो वो अलग हमारी पहचान दर्शाती है, तो हमारी पहचान के लिए क्या जरूरी है, विविधता। दूसरा अस्तित्व, हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, विविधता। अस्तित्व मतलब हमारा जीवन बना रहे, वो बना कब रहेगा, जब हम एक समान ना दिखते हुए थोड़े थोड़े से क्या होंगे, भिन्न होंगे। सारे एक से जैसे होंगे तो अस्तित्व को खतरा बन जाएगा। ठीक है, अस्तित्व के लिए, पहचान के लिए। तीसरा अनुकूलन, विविधता के कारण जीवों में कौन सा गुण विकसित होता है, अनुकूलन का गुण होता है। अनुकूलन के कारण जो है नए लक्षण आते हैं और नए लक्षण के कारण नई जातियों का विकास होता है। मतलब अगला भी बता दिया मैंने, विविधता के कारण नए लक्षण का विकास होता है। अगर जीवों में विविधता नहीं होगी, सेम टू सेम चलते जाएंगे तो उनमें क्या नहीं आएंगे, नए लक्षण नहीं आएंगे। और नए लक्षणों का आना किस बात का घोतक है, नए लक्षणों का आना विकास का घोतक है। ठीक है, नए लक्षण आएंगे तो नए लक्षणों के कारण ही 5वें नंबर पे नई जाति का विकास होगा। किसका विकास होगा, नई जाति का विकास। तो नई जाति के विकास के लिए भी विभिन्नता आवश्यक है या विविधता आवश्यक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका बना है विभिन्नता क्या है, इसके प्रकार और इसके महत्व लिखिए। आनुवांशिकी और विविधता को एक साथ, उनके अध्ययन को, आनुवांशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या बोल रहे हैं, आनुवांशिकी। ठीक है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन ये बन चुका है, दूसरा ये बना। अब इसके साथ आगे बढ़ते जाएंगे हम एक एक करके कि अब आनुवांशिकी के
जनक किसको माना जाता है? मेंडल को। आपने शुरू से सुना हुआ है, मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। उनको बताने के पहले मेंडल के पूर्व किन किन वैज्ञानिकों ने अनुवांशिकता के संबंध में जानकारी दी है, जिनके बारे में हम देखेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में डिटेल में जानकारी नहीं है, या शायद नाम ही नहीं दिए हैं इनके, परंतु नवबोध, प्रबोध, युगबोध, शिवलाल, इन किताबों में जो है मेंडल के अतिरिक्त किन किन वैज्ञानिकों ने वंशानुगति या अनुवांशिकी के संबंध में सिद्धांत दिए, उनके बारे में बताया। अब चूंकि एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, इसलिए मैं इसको डिटेल में ना बताते हुए केवल सिद्धांतों के नाम और सिद्धांत को देने वालों के नाम बता देता हूँ। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं कहीं क्वेश्चन बन जाए, तो इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप में याद रखना। मेंडल के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों ने अनुवांशिकता के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए, उन सिद्धांतों के नाम और वैज्ञानिकों के नाम। पहला है नम वाष्प सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिक कहते थे कि जीवों के शरीर में कोई वाष्प पाई जाती है, उस वाष्प के कारण ही अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। और इस सिद्धांत को मानने वाले थे गणितज्ञ पाइथागोरस, जो प्रमेय आपने याद करी थी 9वीं 10वीं में। पाइथागोरस ने इस सिद्धांत को दिया, जिसका नाम क्या? नम वाष्प सिद्धांत। 580 ईसा पूर्व में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इनके बाद आया दूसरा सिद्धांत देने वाले द्रव्य सिद्धांत। अगला कौन सा सिद्धांत? द्रव्य सिद्धांत। ठीक है, द्रव्य सिद्धांत को देने वाले थे अरस्तु। कौन थे द्रव्य सिद्धांत को देने वाले? अरस्तु। अरस्तु को आप अच्छे से जानते हैं, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को ही माना जाता है। 350 बीसी में अरस्तु ने द्रव्य सिद्धांत के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि किसी न किसी द्रव्य के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के लक्षण जाते हैं, पर उस द्रव्य के बारे में वो डिटेल में जानकारी नहीं दे सके। तीसरा सिद्धांत आता है जनन रुधिर सिद्धांत। जनन रुधिर सिद्धांत, ठीक है। ये जनन रुधिर सिद्धांत को मानने वाले अरस्तु भी थे, पर इस सिद्धांत को याद रखना एम्पेडोक्लिस नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को बताया था 350 बीसी में, क्योंकि अरस्तु के समय की था यह सिद्धांत। जनन रुधिर सिद्धांत मतलब जनन रुधिर के कारण ही अगली पीढ़ी में लक्षण जा रहे हैं। उसके बाद चौथा सिद्धांत आता है एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक का, जिसका नाम है होमोकुलस सिद्धांत, होमोकुलस थ्योरी, जो कि आप जानते हैं एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, उन्होंने ही इस सिद्धांत को बताया था सन 1672 में। ठीक है, उसके बाद अंतिम सिद्धांत आया है वंशानुगति का, जो है पेनजीनेसिस सिद्धांत, जो कि मापर्टियस नामक वैज्ञानिक ने 1740 के आसपास दिया था। पेनजीनेसिस सिद्धांत उन्होंने बताया कि अति सूक्ष्म जीन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेन जीन, और इस पेन जीन के कारण ही अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, 1740 तक की बात करी अपन ने। अब इनके बाद आएंगे मेंडल। ठीक है, लगभग 70-80 साल बाद मेंडल का जन्म हुआ, और मेंडल ने कैसे जो है अनुवांशिक लक्षणों के संबंध में सिद्धांत दिए वो हम देखते हैं। तो इन पांचों का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कैसे नोट कर लेना नाम और वैज्ञानिकों का नाम। ठीक है, अब देखते हैं हम मेंडल के बारे में। मेंडल को अनुवांशिकी का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले मेंडल ने ही वंशानुगति या अनुवांशिकी के संबंध में विभिन्न सिद्धांत दिए, और सिद्धांतों को बाद में जो है बहुत अधिक मान्यताएं मिली, इसलिए मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का जन्म जो है 22 जुलाई 1822 में हुआ था। ठीक है, और 34 साल बाद मतलब 1856 से लेके तो 1863 तक इन्होंने कितने साल तक? 7 साल तक मटर के पौधों पर बारीकी से अध्ययन किया, और मटर के पौधों में पाए जाने वाले अनुवांशिक लक्षणों को देखते हुए उन्होंने सिद्धांत दिए। ठीक है, ये मेंडल जो थे वो एक चर्च के पादरी बन चुके थे, पुजारी बन चुके थे, और चर्च के अंदर जो उद्यान मटर थी
उद्यान में उगने वाली मटर, उस मटर के पौधों का बारीकी से अध्ययन करा और बारीकी से अध्ययन करके उन्होंने बताया कि मटर के पौधों में ही आनुवांशिक लक्षण इतने सारे मौजूद होते हैं कि जिसके आधार पर वंशानुगति का सिद्धांत दिया जा सकता है। अब किन कारणों से इन्होंने मटर के पौधों का उपयोग करा, वो कारण आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये बनेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का उपयोग क्यों किया। क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि मेंडल का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने साल काम करा। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। मेंडल ने 7 साल तक मटर के पौधों का अध्ययन करा था। अब मटर के पौधों का उपयोग क्यों करा, किसका, मटर के पौधों का ही उपयोग क्यों किया, इसके कुछ कारण हैं। इन कारणों का आप याद रखना। क्वेश्चन बनता है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का उपयोग क्यों किया। ठीक है, तो निम्न कारणों से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों का उपयोग किया। सबसे पहला कारण था कि मटर का पौधा द्विलिंगी या उभयलिंगी था। कैसा था, मटर का पौधा द्विलिंगी या उभयलिंगी था और द्विलिंगी होने के कारण उसमें स्वपरागण की क्रिया आसानी से कराई जा सकती थी। ठीक है, दूसरा कारण याद रखना, विपुंसन। विपुंसन आप सब जानते हैं, विपुंसन का अर्थ होता है कि पौधे को एक लिंगी बनाना। नर जननांग को हटा दिया जाए पुष्प में से तो पौधा एक लिंगी बन जाएगा और एक लिंगी बन जाएगा तो उसमें कौन सी क्रिया भी हो सकती है, इसके कारण तो स्वपरागण और इसके कारण परपरागण की क्रिया हो सकती है। तीसरा कारण था जीवन काल छोटा, 1 वर्ष का, मतलब 1 वर्षीय। मटर का पौधा कैसा है, 1 वर्षीय है। 1 वर्षीय होने के कारण मतलब इसका जीवन काल छोटा होने के कारण 7 सालों तक कितने, 7 पीढ़ी का अध्ययन कर लिया और 7 पीढ़ी का अध्ययन करा तो उन्होंने बहुत सारे लक्षणों को ध्यान दिया। अभी देखेंगे कि मेंडल ने किन किन चीज़ों पर अध्ययन करा, कि फली पर अध्ययन करा, कि बीज पर अध्ययन करा, कि पुष्प पर अध्ययन करा, कि उसके अंदर क्या ऐसा विशेष देखा कि उनने मटर के पौधों को ही चुन लिया, वो भी देखेंगे अभी आगे। तो पहला कारण हो गया मटर का पौधा द्विलिंगी था। दूसरा कारण मटर के पौधों में विपुंसन कराया करके एक लिंगी बनाया जा सकता था। तीसरा कारण जीवन काल कैसा था, छोटा था, जिसके कारण अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अगला, इसको उगाना, बोना और देखभाल क्या थी इसकी, आसान थी, इस कारण भी जो है इसका उपयोग किया, उगाना बोना आसान। अगला कारण है इसके अंदर 5वां, विपर्यायी लक्षण। मतलब विपर्यायी लक्षण का मतलब होता है विपरीत लक्षण। मटर के पौधों में पर्याप्त मात्रा में इतने सारे विपर्यायी लक्षण थे कि आसानी से उन विपरीत लक्षणों का अध्ययन करके हम ये देख सकते हैं कि मटर के पौधे में क्या क्या गड़बड़ी थी या कमियां अधिकता थी, जिसके कारण अगली पीढ़ी में लक्षण जा रहे थे। विपर्यायी लक्षण पर्याप्त मात्रा में मौजूद थे। विपर्यायी लक्षण के अलावा जो है गुणों की शुद्धता, छठा कारण है गुणों की शुद्धता। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जा रहे थे वो शुद्ध रूप से जा रहे थे तो किस कारण से जा रहे थे वो भी उन्होंने अध्ययन करा, तो गुणों की शुद्धता को भी देखा। और आखिरी था प्राकृतिक तरीके से। किस तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इसमें क्या कराया जा सकता है, पर परागण कराया जा सकता है। इस कारण भी मटर के पौधों का इन्होंने उपयोग करा। इन सब कारणों के चलते मेंडल ने अपने प्रयोग में किसके पौधे का, मटर के पौधों का उपयोग किया। अब मटर के पौधे का उपयोग करने के पीछे कारण और भी है कि मटर के पौधों में जो मैंने बताया विपर्यायी लक्षण, अब 7 जोड़ी, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण उन्होंने देखे। तो हम 7 जोड़ी विपर्यायी लक्षण देखते हैं कि कौन कौन से उन्होंने विपर्यायी लक्षण देखे। इन 7 शब्दों को याद रखना। पहला, बीज का आकार। ठीक है, सबसे पहले क्या देखा उन्होंने, बीज का आकार देखा। बीज अगर गोलाकार है, ठीक है, तो वो प्रभावी होगा, और बीज अगर झुर्रीदार है तो वो अप्रभावी होगा। और प्रभावी गुण अगले पीढ़ी में प्रकट होंगे, अप्रभावी गुण अगली पीढ़ी में प्रकट नहीं होंगे। सबसे पहले देखा उन्होंने बीज का आकार। दूसरे नंबर पे देखा उन्होंने बीज का रंग। बीज का रंग, बीज अगर पीला है, येलो रंग का है तो प्रभावी है, और हरा है तो अप्रभावी है। ठीक है, उनके अंदर के जीन को भी ध्यान दिया उनने। तो गोल है मतलब प्रभावी जीन मौजूद है, झुर्रीदार है मतलब अप्रभावी जीन मौजूद है। बीज का रंग पीला है, प्रभावी जीन है। बीज का रंग हरा है, अप्रभावी जीन है। अभी प्रभावी और अप्रभावी और बहुत सारी शब्दावली हम अगली वीडियो में देखेंगे। जिस शब्दावली को आप समझेंगे तो ये नियमों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पहला उनने बीज का आकार देखा, फिर बीज का उनने रंग देखा, फिर फूल का रंग देखा। तीसरे नंबर पे फूल का रंग, अगर फूल बैंगनी रंग का है तो वो प्रभावी जीन वाला है,
और फूल सफ़ेद रंग का है तो वो अप्रभावी जीन वाला है। फिर फूल की स्थिति, चौथे नंबर पे क्या देखा उन्होंने, फूल की स्थिति। फूल अगर अक्षीय स्थिति में लगा है, पादप के अक्ष पर लगा है तो वो प्रभावी, और अन्य स्थान पर लगा है तो वो अप्रभावी। ठीक है, पहले बीज का आकार देखा, फिर बीज का रंग देखा, फिर फूल का रंग देखा, फिर फूल की स्थिति देखी। उसके बाद पाँचवें नंबर पे आएंगे, उन्होंने पुष्प की स्थिति हो गई। उसके बाद आता है फली का आकार। फली का आकार, अगर फली फूली हुई देखी तो उसके अंदर प्रभावी जीन मौजूद है, और फली सिकुड़ी हुई देखी तो अप्रभावी जीन है। फिर अगला देखा फली का रंग। फली का रंग, फली का रंग याद रखना बीज के रंग से ठीक विपरीत है। बीज का पीला रंग प्रभावी था, यहाँ हरा रंग प्रभावी है फली का। बीज का हरा रंग अप्रभावी था, यहाँ पर पीला रंग, हरा रंग अप्रभावी था, यहाँ पर पीला रंग अप्रभावी है। लास्ट देखिए उन्होंने तने का आकार। तने का आकार, लंबा तना है तो पौधा प्रभावी है, और बोना तना है तो पौधा अप्रभावी है। इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को, विपर्यायी लक्षणों को उन्होंने देखा, और देख करके इस इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि मटर के पौधों में ही वो सारे गुण मौजूद हैं जिनके द्वारा आनुवांशिकता के सिद्धांत को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। 4-5-6 क्वेश्चन इसमें बन भी गए हैं जो आप नोट कर लें, या नोट्स में मैं दूंगा आपको। ठीक है, इसके बाद हम आनुवांशिकी से संबंधित कुछ शब्दावली को देखेंगे अगली वीडियो में, शब्दावली। और उसके बाद जो है मेंडल ने आनुवांशिकता के संबंध में प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये तीनों नियम दिए थे। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, मेंडल ने नियम तो दिए थे, पर मेंडल जो है जब नियम दिए थे उस समय इतने सुपर हिट नहीं हुए थे जितने कि उनकी मृत्यु के बाद। क्योंकि जब उन्होंने नियम दिए थे तो उन्होंने जिस पुस्तक में नियम दिए थे उस पुस्तक को पढ़ने वाले कम लोग थे, या वैज्ञानिक जो है उस पुस्तक पे अनदेखा कर रहे थे, ध्यान नहीं दिया था। इस कारण उनके नियमों को उस समय इतनी मान्यताएं नहीं मिली। परंतु बाद में उनके विद्यार्थियों ने, उनको फॉलो करने वाले लोगों ने जब उनके नियमों को पढ़ा, समझा और वापस से उसको प्रस्तुत करा, तो मेंडल को उसके लिए बाद में सुपरहिट माना गया, और उसके लिए उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी दिए गए। ठीक है, अब हम अगले में पढ़ेंगे शब्दावली। ठीक है, थैंक यू।